फिर बेटा हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं। ये जो सीरीज रहेगी ये कवर करेगी हमारे पीवाईक्यूज को, हमारे एग्जाम्पलर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको, और जितने भी हमारे सवाल हैं जो हमारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं उनको। इससे क्या सिनेरियो बैठेगा बेटे हमारे साथ कि हमारे पास एक सिंगल प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें ये सारे के सारे सवाल हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि अगर कोई सवाल हमारे सामने आता है, एक बार एक झलक उसकी मिल जाती है तो वो रिवीजन हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको अपने आप रिटेन कर लेता है। उसी को ही देख करके हम लोगों ने ये सीरीज चालू किया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एग्जाम्पलर के बेटे 10 सवाल आज हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ उनके पीछे का कंसेप्ट भी समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा बेटे कि जब आप ये सवाल देखें साथ साथ एक कॉपी पेन लिए रखें और देखें कि क्या नई चीज आज आपको जानने को मिल रही है। जो आज हमारा सबसे पहला सवाल है वो ये है बेटे कि इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये है हमारे पास शुगर। ये शुगर जो है वो है डीऑक्सीराइबोस। ये डीऑक्सीराइबोस जुड़ा रहता है नाइट्रोजनस बेस से, इसको हम लोगों ने बोला न्यूक्लियोसाइड। अब ये शुगर यहाँ फॉस्फेट से जुड़ा रहता है, ये पूरा हो गया न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे हमने एक और फॉस्फेट पकड़ा, इस फॉस्फेट को इस डीऑक्सीराइबोस शुगर से जोड़ा, फिर यहाँ पे हमने नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया। यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला फॉस्फेट इस शुगर से जुड़ेगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगा बेटे, ये बॉन्ड है क्या? फॉस्फेट के थ्रू बना। बोले हाँ या ना? फॉस्फेट के थ्रू फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, एक ईस्टर दो ईस्टर, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। इसका बेटे लोकेशन कैसा जाएगा? 3 प्राइम से लेकर के 5 प्राइम तक। तो इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है ये आपस में लिंक्ड किससे हैं? इसी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बेटे कैसे जाएगा? 3 प्राइम कार्बन ऊपर वाले से, 5 प्राइम कार्बन नीचे वाले से, और ये हो गया हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये सवाल हमारा क्लियर हो गया। ग्लाइकोसिडिक नहीं होता है, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में पाया जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बेटे हमको पता है कि 2 स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा वाला है? जो यहाँ पे शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बन रहा है, इसको हम लोगों ने बोला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चलो बेटे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अ न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स क्या? बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अभी हमने लास्ट वाले स्लाइड पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? शुगर है। ये शुगर किससे है? नाइट्रोजनस बेस से। इन दोनों को मिला के बेटे हम लोगों ने क्या बोला था? इन दोनों को मिला करके हम लोगों ने बोला था न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों को मिला करके जैसे हमारा ये नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को मिलाते हैं तब मिलता है बेटे न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं तो उसी को ही कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो बेटे एक न्यूक्लियोसाइड डिफर करता है न्यूक्लियोटाइड में, यानी ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये न्यूक्लियोटाइड से डिफर कर रहा है किसके प्रेजेंस में? फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस में। तो सी हमारा आंसर हो गया। ये बहुत आसान चीज है, ये सब हम लोगों को बहुत पहले से पता है, कोई नई चीज इसमें नहीं है। तीसरा सवाल देखते हैं बेटे। बोथ deoxyribose and ribose belongs to a class of sugar called, ये हमने शुगर बनाया, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, यहाँ पे बेटे कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 4 फिर एक ऑक्सीजन से जुड़ गया। 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम। अच्छा यहाँ पे प्राइम हम इस वजह से लगाते हैं ताकि हम नाइट्रोजनस बेस के कार्बन से डिफरेंशिएट कर सके शुगर के कार्बन को, ये बात याद रखिएगा। तो बेटे यहाँ पे कार्बन कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया बेटे? पेंटोज। क्या हो गया? ये पेंटोज। तो ट्रायोज है क्या? नहीं। हेक्सोज है क्या? नहीं। पॉलीसैकेराइड है क्या? ये तो है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? पेंटोज। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटे। द फैक्ट दैट देखते हैं बेटे, आपने जब एनसीईआरटी पढ़ा होगा आपको इस सवाल मिला होगा, यहां पे है द फैक्ट दैट अ प्यूरीन बेस ऑलवेज पेयर्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पायरिमिडीन बेस इन द डीएनए डबल हेलिक्स लीड टू।
अब इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्यूरीन है, ये प्यूरीन हमेशा बॉन्ड किससे बनाता है? पायरिमिडीन से। यहाँ पे पायरिमिडीन है, ये किससे बॉन्ड बनाएगा? प्यूरीन से। ऐसे करते करते पूरा चेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब यहाँ पे बेटा द एंटी पैरेलल नेचर, क्या एंटी पैरेलल इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू है? क्या 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम इसी के थ्रू है? कहेंगे नहीं, नहीं है। फिर क्या है? द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का क्या मतलब है? अच्छा बेटे, एंटी पैरेलल और सेमी कंजर्वेटिव में डिफरेंस समझते हैं। जैसे यहां पे हमारे पास 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम है, ये एंटी पैरेलल है। 5 to 3, 3 to 5, ये एंटी पैरेलल है। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास डीएनए है, यहाँ पे मान लीजिए इस डीएनए के एक स्ट्रैंड को नाम हमने दे दिया S1, इसको नाम दे दिया S2। जब ये रेप्लिकेट करेगा यहाँ पे S1, यहाँ पे S2, पुराने स्ट्रैंड का, पुराने डीएनए का एक स्ट्रैंड इसके पास, एक स्ट्रैंड इसके पास, ये नया डीएनए बनाया बेटे, ये भी नया डीएनए बनाया। अब एक बात बताइए, 50% ओल्ड हुआ कि नहीं हुआ? इसमें भी 50% ओल्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ? ये सेमी कंजर्वेटिव हो गया। कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व किया रखना, जनरेशन से जनरेशन क्या किया हमने? इसको कंजर्व किया, इसको बचा के रखा। तो ये हुआ सेमी कंजर्वेटिव, यानी एक स्ट्रैंड पैरेंटल से एक स्ट्रैंड नया बना। वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। दूसरा क्या है बेटे? तीसरा पॉइंट, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू डीएनए। ये हमारा आंसर सही होगा। हमारी किताब में बहुत अच्छे से लिखा है बेटे एनसीईआरटी में कि पूरे यूनिफॉर्म लेंथ थ्रू आउट जो डीएनए जाती है, जो विड्थ जाती है, ये जो डायमीटर जाता है बेटे, ये वाला जो डायमीटर जाता है, हमारी किताब कहती है ये 20 एंगस्ट्रॉम है और उसके पहले लिख देती है अप्रोक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉम है। ये किसके वजह से है? प्यूरीन और पायरिमिडीन के बॉन्डिंग के वजह से है। अगर हम लोग यहाँ पे प्यूरीन और प्यूरीन की बॉन्डिंग करेंगे बेटे, तो प्यूरीन एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसमें क्या है? उसमें पायरिमिडीन के साथ इमिडाजोल रिंग है। अच्छा, पायरिमिडीन पायरिमिडीन अगर आपस में बॉन्ड किया तो आप देख रहे हैं डायमीटर में फ्लक्चुएशन आया, ये स्टेबल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तभी जो प्यूरीन और पायरिमिडीन के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो डीएनए की जो विड्थ है उसको यूनिफॉर्म रखती है। तभी एडेनिन थाइमीन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्डेड रहता है। यूनिफॉर्म लेंथ, लेंथ का तो कोई मतलब है ही नहीं बेटे, लेंथ तो यहाँ पे इससे जा रही है, तो लेंथ से कोई लेना देना, हाइड्रोजन बॉन्ड तो रोल में ही नहीं आया। तो आंसर क्या आ गया? यूनिफॉर्म विड्थ अबाउट थ्रू आउट डीएनए। चलें अगला सवाल देखते हैं बेटे। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन, इसको समझते हैं बेटे कैसे। यहां पे है हमारे पास हिस्टोन, ये क्या है? हिस्टोन। हिस्टोन के अंदर कौन से दो अमीनो एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है? लाइसीन और आर्जिनिन। लाइसीन आर्जिनिन पॉजिटिव अमीनो एसिड्स है, ठीक है। तो ये हिस्टोन भी क्या हो गया बेटे? पॉजिटिव, बेसिक हो गया। इसके अराउंड डीएनए क्या रहता है? कॉइल रहता है। तो हिस्टोन को हम लोग कहते हैं बेटे बीड्स। हिस्टोन को क्या कहते हैं? बीड्स। ये जो डीएनए है इसको हम लोगों ने कहा थ्रेड। अब ये थ्रेड हिस्टोन के अंदर से नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये बीड्स है, ये डीएनए है, ये डीएनए इसके अंदर से नहीं जाता, इसके कॉइल होकर कैसे जा रहा है? तो यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ? हमने इसको बीड्स इन स्ट्रिंग नहीं बोला, हमने बोला इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो बीड्स के ऊपर चार्ज कितना? ये हिस्टोन होता है पॉजिटिव। स्ट्रिंग के ऊपर चार्ज कितना? ये हो गया बेटे क्या? नेगेटिव। बीड्स ऑन स्ट्रिंग के ऊपर चार्ज क्या? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या ये बात हमको याद रहेगी? तो यही पूछा है बेटे, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन्स इज, हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव है और क्या है? पॉजिटिव है। क्या जीरो कंसिडर करेंगे? नहीं। क्या सिर्फ नेगेटिव है? नहीं। क्या सिर्फ पॉजिटिव है? नहीं। चलें, ये सवाल क्लियर हो गया। तो बीड्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, स्ट्रिंग के ऊपर चार्ज नेगेटिव, वही होता है बेटे हमारा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन होता है हिस्टोन प्लस डीएनए। तो हिस्टोन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, डीएनए के ऊपर चार्ज नेगेटिव। क्रोमैटिन क्या? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्लोज टू न्यूट्रल। खत्म बात। बहुत आसान सवाल। आगे देखते हैं बेटे, द प्रमोटर साइट। ये हम लोग जानते हैं ना, प्रमोटर आ गया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांसक्रिप्शन की बात होगी कि नहीं होगी? देखें बेटे, द प्रमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट, पहला ऑप्शन है 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम 5 प्राइम अपस्ट्रीम, फिर 5 प्राइम अपस्ट्रीम 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम, 5 प्राइम अपस्ट्रीम 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम। ये दोनों ऑप्शन तो भाई अब तुम हटा दीजिए,
ये दोनों ऑप्शन हट गया, क्योंकि दो की बात हो रही है तो दोनों तो होगा नहीं। अब ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता क्या है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक शॉप पे जाना है, आपको कुछ सामान खरीदने के लिए। जैसे ही आप इस शॉप पे जा रहे हैं, आपने देखा कि इस शॉप पे एक बहुत बड़ा सा बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। आप गए, आपने अभी तक सामान खरीदा नहीं, आप शॉप से पहले हैं, ये हो गया बेटे अपस्ट्रीम। बात याद रहेगी। आपने सामान लिया, आप सामान लेकर के शॉप को क्रॉस करिए, आप इधर आ गए, ये होता है बेटे डाउनस्ट्रीम। डीएनए के पर्सपेक्टिव पे अगर हम लोग देखें तो हमको पता है कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पे टर्मिनेटर है। ये प्रमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन बेटे जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और ये क्या है बेटे, टर्मिनेटर है। अब आपने सामान अभी खरीदा नहीं, सामान से पहले आ रही है ट्रांसक्रिप्शन वाली जो साइट है, स्ट्रक्चरल जीन वाली जो साइट है, ये हमारे लिए शॉप हो गई। तो प्रमोटर कहाँ है बेटे, प्रमोटर अपस्ट्रीम में है। टर्मिनेटर कहाँ है बेटे, डाउनस्ट्रीम में है। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा बेटे, 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या ये बात हमको याद रहेगी? किसी भी जीन जो ट्रांसक्रिप्ट होने वाला है, उससे पहले वाला इज अपस्ट्रीम, उसके बाद के जो फिनोमेना है वो सारे के सारे क्या हो गए, डाउनस्ट्रीम। तो प्रमोटर कहाँ है, अपस्ट्रीम, टर्मिनेटर कहाँ है, डाउनस्ट्रीम। हो गया, ये सवाल भी हमारे लिए बहुत आसान था। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर सीकल सेल एनीमिया। सीकल सेल एनीमिया क्या है बेटे, ये है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसा हो जाता है बेटे, सीकल शेप का हो जाता है। सीकल सेल एनीमिया किस तरीके का डिसऑर्डर है, हम लोग कहेंगे बेटे ये क्वालिटेटिव एनेमिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्यों क्वालिटेटिव है, क्योंकि बन तो रहा है, हीमोग्लोबिन बन तो रहा है, आरबीसी बन तो रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट्स। क्या इसको ट्रीट किया जाता है आयरन सप्लीमेंट से? देखिए, अगर किसी की बॉडी एनेमिक कंडीशन में जा रही है और उस एनेमिक कंडीशन में हीमोग्लोबिन इस वजह से नहीं बन रहा है क्योंकि बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है। जैसे कभी बार आपको पता होगा कि आप आराम से बैठे, उठे, खड़े हो गए, चक्कर आने लग गया, ये सब सिम्टम्स होते हैं कि बॉडी में आयरन की क्या है, डेफिशिएंसी है। तो अगर किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन इस वजह से नहीं बन रहा है क्योंकि बॉडी में आयरन नहीं है, तब आयरन सप्लीमेंट्स वहां पे काम करेंगे। यहाँ पे हम जब देख रहे हैं कि जेनेटिक है, यहाँ से आयरन का कोई फिलहाल के लिए लेना देना नहीं है। यहाँ पे डिपेंड किस पे कर रहा है बेटे, यहाँ पे अमीनो एसिड पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे जीन पे डिपेंड कर रहा है सीकल सेल एनीमिया। तो इस सिनेरियो में आयरन सप्लीमेंट्स का, ठीक है, कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट्स, दिस इज करेक्ट। अगला क्या है, इट इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज। हाँ भाई, एक मॉलिक्यूलर डिजीज है, मॉलिक्यूल के वजह से ही तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, बोले हाँ। फिर है, इट कन्फर्म्स द रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, एकदम सही। अरे भाई, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ये आरबीसी को क्या करता है, ये आरबीसी को अपना घर बना लेता है। जब यही नहीं रहेगा तो इसके आने का कोई मतलब है क्या? तो इनडायरेक्टली हमने रेजिस्टेंस बना लिया ना इस प्लाज्मोडियम से, क्योंकि आरबीसी खुद ही परेशान है। तब आंसर क्या सही हो जाएगा बेटे, ऑल ऑफ द अबव। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चले बेटे आगे देखते हैं। Which of the following is true with respect to AUG? AUG क्या है बेटे, कोडॉन है। AUG क्या है, कोडॉन है। किस चीज को कोड करता है, मिथ्योनिन को। ये क्या है, मिथ्योनिन को कोड करता है, और ये स्टार्ट कोडॉन है। देखिए, इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन ओनली, हाँ भाई हम जानते हैं, सिर्फ मिथ्योनिन बनाता है। इट इज द इनिशिएशन कोडॉन, हाँ इनिशिएशन कोडॉन स्टार्ट कोडॉन है। इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, हाँ दोनों में सेंट्रल डोग्मा में जब भी प्रोटीन बनता है तो सबसे आगे मिथ्योनिन भागते भागते आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर रहेगा बेटे। आगे देखते हैं, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, हमेशा याद रखिए जो पहला जेनेटिक मटेरियल है वो है हमारा आरएनए। वो क्या है बेटे, हमारा आरएनए। यहाँ पे यूरेसिल था, इसके पास क्या था, राइबोस था, यही राइबोस डीऑक्सी राइबोस बना, यही यूरेसिल 5 मेथाइल यूरेसिल बन के थाइमीन बना। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो डीएनए है वो क्या है बेटे, बाद में आया, आरएनए पहले आया। कार्बोहाइड्रेट में क्योंकि किसी भी तरीके का वेरिएशन होता नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मटेरियल हुआ ही नहीं। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है क्योंकि प्रोटीन रेप्लिकेट करता नहीं है। हमने पढ़ा है बेटे ये चीज, जहां पे लिखा है द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इट शुड रेप्लिकेट इटसेल्फ। प्रोटीन वहीं पे क्या हो जाता है बेटे, खत्म हो जाता है।
विद रिगार्ड टू मैच्योर एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए की बात यहाँ का मतलब क्या हो गया बेटे? मैच्योर एमआरएनए फौरन दिमाग लगा लेना है कि ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमको आरएनए मिला है, इसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स हुए हैं बेटे। अब इस आरएनए थोड़ा सा छोटा हो गया, ये बन गया क्या बेटे? मैच्योर आरएनए। अब इस आरएनए में इंट्रॉन्स भी होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं। जैसे मैच्योर आरएनए के पास जाएंगे, इंट्रॉन्स को हम लोग रफा दफा कर देंगे। आपको याद है बेटे, स्प्लाइसिंग पढ़ा है हम लोगों ने, एडेनिन की टेल लगाया है, कैपिंग किया है, ठीक है, 7 mg का। तो अब उस पर्सपेक्टिव पे देखते हैं यहाँ पे, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए। अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटे कि एक्सॉन्स, तो देखिएगा एक्सॉन्स अपीयर्स बट इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए। ये हमारा आंसर सही हो गया। सी इंट्रॉन्स अपीयर बट एक्सॉन्स डू नॉट अपीयर, ये भी क्या हो गया? गलत। बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स अपीयर, नहीं बेटे, ये भी क्या हो गया? गलत। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी। बहुत आसान सवाल। ऐसे करते करते बेटे आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 सवाल किए हैं। आगे हम लोग करते करते क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे और उसका रेंज भी बढ़ाएंगे, एग्जाम्पलर से पीवाईक्यू, और फिर एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे ताकि आपके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाए ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए बेटे पढ़ते रहेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।